इंसानों के नाम अफजार रेहान। कमरियान का हलाली मिशन। चांद से हमारी गहरी अब्दी वाबस्तगी है। हमारी रोयत हलाल कमेटी के बुजुर्ग खा इनकी बिनाई कितनी कमजोर ही हो, ईद और खुशी गमी का त्यौहार मनाने के लिए दूरबीनें लगाए चंदा मामू को ढूंढ रहे होते हैं। हमने किसी से मोहब्बत अपनायत दिखानी हो तो उसे चांद या चंदा कहकर बुलाते हैं या ये गुनगुनाते हैं कि मैं तेरा चांद तू मेरी चांदनी। चंद्रयान के चांद पर उतरते ही इस धरती माता से चंदा मामू के जितने गीत हैं वो सब ज़हनी कैनवस पर नमूदार होकर ख्यालों में गूंजने लगे हैं। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, आओ खो जाएं सितारों में कहीं, छोड़ दें ये दुनिया ये ज़मीं। विरा है मेरी नींदें तारों से ले ले गवाही, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। और रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला कहाँ कहाँ तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, चांदनी रात है तू मेरे साथ है, कुछ हवा सर्द है दिल में भी दर्द है। तुझे चांद के बहाने देखूं जैसे चंदा पे बादल छाए हुए, रुखे रोशन पर जुल्फे बिखराए हुए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। रफी साहब ने क्या खूब गीत गाया है। तुझे मैं चांद कहता था मगर इसमें भी दाग हैं। आज वो होते तो इनसे ये कहता कि हमारे चंद्रयान ने तो इन दागों की कली भी खोल दी है। बात दाग धब्बों से कहीं आगे बड़े बड़े गढ़ों तक चली गई है। सच ही कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने। हमारी पूरी हिंदी उर्दू शायरी चांद की खूबसूरती से भरी पड़ी है, लेकिन चंद्रयान ने हमें इसकी एक हकीकी तस्वीर दिखाकर असलियत वाज़ेह कर दी है। वैसे नासा ये सब बहुत पहले दिखा चुकी है। ये दरवेश जब छोटा सा बच्चा था तो उसे स्कूल की पहली दूसरी क्लास में चांद तारे की कहानी पढ़ाई गई कि वो किस तरह हमारे परचम का हिस्सा बने। मासूम ज़हन इससे क्या अखज़ कर सकता था, सिवाय इसके कि चांद तारे सारे हमारे हैं, किसी और का इन पर कोई हक नहीं। आज जब सोशल मीडिया पर इस नौ की पोस्टें मुलाजा की कि चांद बनेगा पाकिस्तान, निकल जा इंडिया चांद से निकल जा, जो जाहिर है हमारी बेमानी कश्मीर पॉलिसी पर चोट करते हुए बनाई गई, इससे मजीद कई सवालात ज़हन में उभरे। हम पाकिस्तानियों में एक बहुत बुरी चीज़ है कि कोई भी इशू हो हम मुकाबले की फिजा तैयार करते हुए हसद का शिकार हो जाते हैं। खुद तो ना जहन का इस्तेमाल करते हैं ना जिस्मानी मुशक्कत उठाना चाहते हैं, लेकिन तमन्ना ये होती है कि कोई कौन हो जो हमसे आगे निकले। पार्टीशन से कबल के हालात जो पहम इस दरवेश ने पढ़ रखे हैं तब भी यही सूरत हाल थी। हमारे हिंदू भाई झूठी तालियां बघाड़ने की बजाय अपने काम पर तवज्जो देते हुए सख्त मेहनत करते। यूं जिंदगी की दौड़ में वो हमेशा आगे बढ़ते। कामयाबियां हमेशा मेहनत करने वालों के कदम चूमती हैं। सो वो माली और समाजी तौर पर खोखले भाषण बघाड़ने वाले मुस्लिम हमसायों से ज्यादा बेहतर और असूदा खातर हो जाते। बिलखसूस कारोबारी तौर पर हिंदुओं की सूरत हाल इस लगन की बदौलत कहीं आगे थी, जिसकी जलन और हसद हमारे तालिबाज ने सीनों में महसूस करने लगे। यूं टू नेशन थ्योरी की सोच रखने वालों को ऐसे जुनूनी अज़हान की हमायत भी हासिल हुई और पुरअमन लोगों की भारी मेजॉरिटी को हस्बे रवायत दबक कर बैठना ही था सो बैठी रही। दरवेश ने जितना भी गौर खौज किया है, इस सारी बर्बादी की बुनियादी वजह सिर्फ यही थी। बाकी घड़ने को जितनी मर्जी बातें घड़ ली जाएं। पार्टीशन के बाद भी हम देखते हैं यही सूरत हाल हुई। हिंदुस्तान से जितने लोग इधर आए इनमें कुछ होंगे जिनकी जायदादें होंगी या वो अपनी खुशहाल जिंदगी छोड़कर आए होंगे, लेकिन बेशतर गरीब गुरबा ही थे जो सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हुए इधर आए, बिलखसूस यूपी और बिहार जैसे खित्तों से। और वो अपनी प्रॉपर्टी हिंदुओं के लिए छोड़कर नहीं आए, बेचकर और पैसा समेट कर यहाँ आए। इस सिलसिले में सबसे बड़ी मिसाल खुद जना की है, जो दिल्ली के औरंगजेब रोड पर वाक़या बहुत बड़े घर के मालिक थे, जिसे उन्होंने अपने एक हिंदू दोस्त को अपने मुंह से मांगी कीमत पर बेचा और भारी रकम वसूल की, जबकि वो करोड़ों इंसानों को बेघर बना रहे थे। बल्कि हमारे इस खित्ता लाहौर में या पिंडी, मुल्तान और सियालकोट जैसे शहरों और इलाकों में हिंदुओं की भारी जायदादें थीं। आज भी सर्वे करवाते हुए हकायक मालूम किए जा सकते हैं। जिस बेरहमी से इन सफाकों ने वो छीनी है, बल्कि इसी चक्कर में बहुत से बेगुनाह हिंदुओं की जानें ली गईं। इस हवाले से बहुत कुछ लिखा बोला जा चुका है कि मुसलमान अगर उधर 2.5 अरब की प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे तो इधर हिंदुओं से जो प्रॉपर्टी छीनी थी वो 22.5 अरब की थी। इसके बावजूद हमारे इन मोमिनीन और सालिहीन की पूरी नहीं पड़ी। जब बलवे होते थे तो सबसे पहले इन हिंदू साहूकारों के घर लूटे जाते, जिनसे अपने मुश्किल दिनों में इन लोगों ने उधार या कर्जे मिन्नत समाजत के साथ लिए होते थे। और पहला जलाओ इस दाल किताब या ब्याज का होता था, जिसमें ये तफसीलात दर्ज होती थी। इस लूट मार और कत्लो गारत गरी से भी इनकी तसल्ली न हुई। दरवेश बारहा ये सोचता है कि आखिर गांधी जी को ऐसी क्या शताबी थी 55 करोड़ दिलवाने की,
जबकि इंडियन गवर्नमेंट 20 करोड़ पहले ही फराहम कर चुकी थी। और फिर देखने वाली बात यह भी थी कि ये भारी रेवेन्यू जो इस मुस्लिम खित्ते का गिना जा रहा था, ये तो जमा हिंदुओं की प्रॉपर्टी और कारोबारी सरगर्मियों के टैक्सेस से हुआ था। दरवेश ने मारूफ मुहक्किक डॉक्टर इश्तियाक साहब से जब इस हवाले से सवाल किया तो वो तस्दीक करते हुए बोले कि इधर जो रेवेन्यू जमा होता था वो 75% हिंदुओं से वसूल किया गया होता था। तो अर्ज है कि हमारी पूरी फिर भी ना पड़ी। कश्मीर का टंटना ऐसे खड़ा किया जैसे ये खित्ता मिलने से हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। 4 जंगें भी लड़ी, हासिल फिर भी कुछ ना हुआ। बंगालियों को भूखा नंगा कहा जैसे कि वो हम पर मुआशी बोझ हैं। वो बेचारे बिलाकर जान छुड़ा गए। आज वो खुशहाल हैं और हम तालिबात अपने बुखारी होने के कोई नए बहाने तराश रहे हैं। हमारी मजहबी जुनूनियत की कोई एक नहीं, मुख्तलिफ नौजहतें हैं। जब रवादारी की जगह अदम बर्दाश्त ले ले तो इसकी कोई हदूद नहीं रहती हैं। जिसका भी अकीदा अपने से मुख्तलिफ लगता है, ये जुनूनियत उसी पर चढ़ दौड़ने को उकसाती है। यहाँ से अगर गैर मुस्लिम कुली तौर पर ख़त्म हो भी जाएं तो ये जुनूनियत अपने मजहब के अंदर एक दूसरे को गुमराह गर्दानते हुए नई यलगार उठा देगी। यहाँ शिया सुन्नी मुनाफरत और फसादात की एक तारीख है। कुछ इससे भी शदीद तर मामला अहमदियों के हवाले से रवा रखा गया। ये इसी मुनाफरत का शाखसाना था जो डॉक्टर अब्दुल सलाम को जान बचाते हुए यहाँ से भागना पड़ा, वरना उन जैसी सलाहियतों और कद काट का साइंसदान कम अज कम हमारे मुल्क में कोई दूसरा ना था। वो हर हवाले से विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम की टक्कर के साइंसदान थे, जिन्हें बजा तौर पर स्पार्को का हेड बनाया गया था। देखा जाए तो एक वक्त डॉक्टर अब्दुल सलाम की क़यादत में हमारा खलाई प्रोग्राम इंडिया से आगे था। ये 1961 की बात है। इसरो तो इससे कहीं बाद में आई। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत कुछ दाइया रखते थे, मगर उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया। वजह क्या थी? महज मजहबी मुनाफरत। इसी मुनाफरत ने माँ कबल बंटवारा करवाया और वहाँ बाद हमारे इस हिस्से को बर्बाद करते हुए बकारी की पोजीशन तक हमें पहुँचा दिया। अब हालत यह है कि दीगर शोबा हाय हयात की तरह हमारे स्पार्को का चीफ कोई ना कोई ताकतवर अदारे का बंदा ही होता है, ना कि कोई बड़ा साइंसदान। 5 सदी की हिस्ट्री में यूं महसूस होता है कि जैसे हमारा एक ही इशू है और वो है मसला कश्मीर। सवाल ये है कि अगर कश्मीर का टंटना खड़े ना होता तो क्या इंडिया से भाइयों जैसे करीबी ताल्लुकात होने थे? जब ये कश्मीर इशू नहीं था तब सूरत हाल क्या थी? सब कुछ झूठो झूठ चल रहा है। क्रिकेट मैच जैसी मामूली कामयाबी मिलती है तो हम लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं, जैसे हम न जाने कौन से 30 मार्का हैं। एक दिन अपने अखबार के एडिटर से कहा, जनाब ये कौन सी ऐसी क्रिकेट मैच जीतने की फतेह है जिस पर आपने ये सुर्खी जमाई है कि भारतीय सूरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया, इंडिया को जलील कर दिया। दोबारा खेल को खेल ही रहने दें। मुसाबकत के और भी बहुत से मौके हैं। इंडिया ने इतने जहाज लिए हैं, हम भी इतने ही लेंगे। इंडिया ने इतनी आबदोजें खरीदी हैं, हम इससे ज्यादा खरीदेंगे। इंडिया के इतने टैंक हैं, हम इतने टैंक खरीद लेंगे। एटमी हथियारों की मुसाबकत ही मुलाजा फरमा ली जाए। इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी ली, हम क्यों पीछे रह जाएं? चाहे हॉलैंड से एक चोर के जरिए चोरी ही क्यों न करवानी पड़े, लेकिन ये जायज और इस्लामी चोरी है, क्योंकि इंडिया का मुकाबला करना है जो काफिर है। इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए हैं तो हम उसे जवाब देंगे, ऐ भारतीय सूरमाओं तुमने किस कौम को ललकारा है? हमारा शरीफ तरीन वज़ीर-ए-आज़म फख्र करते नहीं थकता कि क्लिंटन ने मुझे इतने अरब डॉलर अतिया देने की पेशकश की। वो पाकिस्तान के तमाम कर्जे माफ कर देने की यकीन दहानी भी करवा रहे थे, लेकिन नहीं साहब, हम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। ये हमारी इज्जत नामूस का मामला है। हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा रवायती हरीफ 5 एटमी धमाके करे और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? हम अपने इस दुख को कैसे पी जाएं? अगर किसी ने समझाने की कोशिश की कि हजूर इंडिया की टक्कर आपके साथ नहीं, आपको तो वो अपने वजूद का लायनफक हिस्सा समझते हैं। इनकी मड भीड़ तो एक सुपर पावर चाइना से है, जिनके साथ इंडिया के कितने ज्यादा सरहदी तनाज़ात हैं। इतनी हौलनाक जंग भी लोग लड़ चुके हैं, आए रोज सरहदी झड़पें भी होती रहती हैं। हमसायगी में मौजूद इतनी बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात इस शिद्दत तक चले गए हों तो इंडिया की यह मजबूरी काबिल फहम होनी चाहिए कि वो चाइना जैसी एटमी ताकत के बिलमुकाबल एटमी ताकत बने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी हासिल करे। हम तो इस नौ की कोई मुसाबकत रखते हैं ना हैसियत। हम नो वार पैक्ट करें और सुकून से अपने अवाम के दुखों का सोचें, इनकी गुर्बत, जहालत और बीमारी को ठीक करें। जवाब मिलता है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अपने असली हरीफ को अपना बड़ा भाई मान लें और इससे हसद महसूस ना करें? हम तो हर फील्ड में बराबरी की सतह पर इनका मुकाबला करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो पृथ्वी मिसाइल बनाएंगे तो हम गजनवी अब्दाली मिसाइल क्यों नहीं बनाएंगे? कौम को चाहे भूखों मारें या घास खिलाएं, लेकिन मुकाबले पर एटम बम जरूर बनाएंगे। कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। ये हैं इस असली दुश्मनी से पनपने वाले वो हालात जिन्होंने हमें वाकई घास खाने तक पहुंचा दिया है और पूरी दुनिया में हमारी पहचान बकारी कौम की करवा दी है। पूरी कौम आज बिजली के बिल थामे महंगाई और गुर्बत के हाथों रो रही है। हमारी तरफ ये हालात हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है और तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अब ताज़ा धमाका चंद्रयान का कर दिया है। हमारे इस अजीज दुश्मन ने अब हमें
नया चैलेंज ये दे दिया है कि इंडियन खलाई मिशन को तस्खीर कायनात के लिए 17 अरब डॉलर का बजट मुख्तस कर दिया गया है। अब हम क्या करें जो चंद अरब के लिए IMF की चौखट पर नाक रगड़ते रहते हैं। उन्होंने अपना चंद्रयान मिशन कामयाबी से चांद पर पहुंचाकर हमारे लिए कितना बड़ा इशू खड़े कर दिया है। इसका आसान हल तो यही बनता है कि हम अपनी ईगो बचाने के लिए कह दें कि इंडिया चांद पर गया ही नहीं है। ये सब कुछ कंप्यूटर रूम का ड्रामा है। लेकिन मुसीबत यह है कि दुनिया हमारी इन हरकतों की वजह से हमें फूल समझती है और मजीद समझेगी। इसलिए अपनी क़यादत के सामने दरवेश का असल सवाल ये है कि हम कब भेज रहे हैं वहाँ अपना कमरियान का हलाली मिशन। जाहिर है अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं। इस पर भी मुस्बत सोच का मुजाहरा करने के बजाय ऐसे लोग मौजूद हैं जो नई मंतक हांकेंगे कि अच्छा अगर इंडिया चांद पर चला गया है तो फिर क्या हो गया है, उसे वहाँ कौन सा कानून का खजाना मिल गया है। पौन सदी से हमने हसद की आग में जलते हुए मुकाबले और मुसाबकत की जो फिजा बना रखी थी वो अब टूट चुकी है। 5 एटमी धमाकों पर हमने बड़े फख्र से 6 धमाके करते हुए जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी वक्त तभी हम ये कह सकते थे कि एटम बम बनाने से अवाम को क्या मिल जाएगा, उनकी गुर्बत दूर हो जाएगी या जहालत या बीमारी से जान छूट जाएगी। खुले बंदों हम ये कह सकते थे कि हमने एटमी मुकाबला करते हुए अपने करोड़ों अवाम को महंगाई की चक्की में नहीं पीसना। हमने अपने अवाम की गुर्बत दूर करनी है। हमने उन्हें अच्छी तालीम और सेहत के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और दीगर 101 मसाइल और दुख हैं जो दूर करने हैं। ऐसी सूरत में हम लोग यकीनन इस हालत में ना पहुंचते जिसमें फिल वाक़या हमने अपनी कौम का वो गुर्बत और महंगाई के हाथों बिलक रहे हैं। वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं या बुजुर्गों की सेहत के लिए दुआ दारू का एहतमाम करें, मकान का किराया दें या बिजली के भारी बिल। इसके बाद घर के दीगर अखराजात और खुराक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में इतना गिर चुका है कि इंडियन रुपया तो रहा एक तरफ, बंगालियों का टका भी हमसे बेहतर है, अफगानी और नेपाली करेंसी भी हमसे बेहतर है। हम अपने बच्चों का रोना देखें या चंद्रयान का जवाब देने के लिए बराबरी के खलाई मिशन की तैयारी का एहतमाम करें। आज हम पाकिस्तानियों को पहली मर्तबा बेदस्तोपा होकर अपनी गुर्बत, जहालत और कममायगी का इदराक हो रहा है। हमारे बच्चे के मुंह से ऐसे सवालात निकल रहे हैं कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने मुनाफरत के साथ हमारा बंटवारा करते हुए क्यों इतनी बड़ी छलांग मारी थी। हिंदू तो हमारे भले मान समसाए और माँ प्यो जाए हैं। लिहाजा चंद्रयान 3 की कामयाबी पर हसद, नाराजगी या गुस्सा करने की बजाय हम तमाम इंडियन बहन भाइयों को मुबारकबाद दें और हमारी शुभकामनाएं अपने इंडियन भाइयों और हमसायों के लिए हैं।